हेलो एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब भी किसी नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को हम टारगेट करते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए जिसके बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अच्छा कर सको। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नीट का जो 2025 का पेपर था उसको हम कंपेयर करेंगे 2024 के पेपर के साथ, और दोनों पेपर्स को कंपेयर करना क्यों ज़रूरी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ नीट 2025 पेपर एंड 2024 पेपर। Students, NEET 2024 was generally labeled as moderate. Physics was slightly tough to moderate. Chemistry leaned towards easy to moderate. And biology was comparatively easier. अगर हम नीट 2024 के पेपर के बारे में बात करें तो उस पेपर को आप मॉडरेट पेपर बोल सकते हो, जिसमें फिजिक्स जो था वो स्लाइटली डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट इस तरह का पेपर था। एक बात आप यहाँ पे नोटिस करना कि किसी भी मेडिकल एस्पायरेंट स्टूडेंट के लिए फिज़िक्स का जो पेपर होता है वो चाहे कितना भी इजी क्यों ना निकाला जाए, लेकिन वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से उनको थोड़ा चैलेंजिंग या तो थोड़ा डिफ़िकल्टी लगता है। तो अगर 2024 के नीट के पेपर के बारे में बात की जाए तो उस पेपर को ओवरऑल आप मॉडरेट बोल सकते हो, और फिज़िक्स जो था वो थोड़ा टफ टू मॉडरेट था। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, और बायोलॉजी वाज कंपैरेटिवली इजियर। अगर तीनों ही सब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल तो बच्चों को हमेशा बायोलॉजी का जो पेपर होता है वो उनको इजी लगता है। अगर हम नीट 2025 के पेपर के बारे में बात करें तो इट वॉज वाइडली परसीव्ड एज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। द पेपर वॉज ऑन द डिफ़िकल्ट साइड। आप लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा इस पेपर के बारे में कि पेपर डिफ़िकल्ट था। इस पेपर को मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। हालांकि 2024 का जो पेपर था उसको हमने यहाँ पे मॉडरेट बोला है, और 2025 का जो पेपर था उसको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर बोला है। पर्टिकुलरली पुशिंग द एनवेलप इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे 2025 के पेपर में। स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। 2024 में अगर हम फिजिक्स के बारे में बात की जाए तो इट वाज रेटेड स्लाइटली टफ, लेंथी एंड कैलकुलेशन हैवी बट मैनेजेबल। स्टूडेंट्स, 2025 का जो फिजिक्स का पेपर था वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जा रहा था, बट ट्रस्ट मी, हर साल अगर बच्चों से पूछा जाए कि भाई तीनों में से कौन सा पेपर आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगा, तीनों सब्जेक्ट में से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो सभी स्टूडेंट्स इनवेरिएबली आपको यही बोलेंगे कि फिजिक्स वाज द डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी हमेशा बच्चों को इजी लगता है, उसके बाद वो केमिस्ट्री प्रेफर करते हैं, और फिजिक्स जिसमें काफ़ी न्यूमरल एबिलिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक रिक्वायर्ड होता है, वो बच्चे थोड़ा उसको प्रेफर नहीं करते। तो 2025 में अगर फिजिक्स के पेपर के बारे में बात की जाए तो द पेपर वॉज सिग्निफिकेंटली टफर। Students described it as the most challenging section with tricky, conceptual, lengthy numerical problems that strained time management. पेपर में क्वेश्चंस इतने ट्रिकी थे कि अगर उनको सॉल्व भी किया जाए, सॉल्व करना भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर उनको सॉल्व भी किया जाए तो उसमें काफ़ी बच्चों का टाइम चला गया। तो पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट था उसमें कई सारे बच्चे फंस गए। Many felt it surpassed even JEE मेंस इन कॉम्प्लेक्सिटी। ये बात भी कुछ गलत नहीं है कि अगर इस फिजिक्स के पेपर को JEE मेंस, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ है कि JEE मेंस का जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। तो अगर इस पर्टिकुलर नीट के फिजिक्स के पेपर को अगर JEE मेंस के पेपर के साथ कंपेयर किया जाए तो दोनों का लेवल मैच कर रहा था। तो इसको
इस पेपर को, इस फिजिक्स पेपर को JEE मेंस लेवल का पेपर आप कह सकते हो। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 2024 में केमिस्ट्री का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे विद फ्यूअर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो 2024 में केमिस्ट्री काफ़ी मैनेजेबल, काफ़ी इजी था। पर अगर 2025 की बात करें तो पेपर वाज मूव्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट टेरिटरी। लॉन्गर एप्लीकेशन बेस्ड ऑर्गेनिक एंड फिजिकल क्वेश्चंस रिक्वायर डीपर एनालिसिस। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जब भी फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी काफ़ी एप्लीकेशन, न्यूमरल एबिलिटी चाहिए। तो जब भी फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को वो पेपर थोड़ा चैलेंजिंग ही लगता है। तो 2025 में भी ऐसा था कि बिकॉज ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे तो क्वेश्चंस वेर बिट चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो 2024 की कंपैरिजन में केमिस्ट्री का जो पेपर था वो 2025 में भी थोड़ा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था। इसी तरह से अगर बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो अगर उसके बारे में बात की जाए तो 2024 में बायोलॉजी का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। लार्जली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड विद अ फ्यू ट्रिकी एप्लीकेशंस। वेरएज अगर हम 2025 की बात करें तो द पेपर, बायोलॉजी पेपर रिमेन द मोस्ट अप्रोचेबल सेक्शन। जाहिर सी बात है, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा तो उनको ये लगा कि भाई मोस्ट अप्रोचेबल सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है। मोस्टली डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस विद ओकेजनल एप्लीकेशन और डायग्राम बेस्ड फॉर्मेट्स वर आस्क्ड। हाउएवर सम नोटेड इट्स लेंथीनेस। लोगों को ये लगा कि और बायोलॉजी में भी 2025 में एप्लीकेशन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे और बच्चों को ये पेपर थोड़ा लेंदी भी लगा बायोलॉजी का, अगर इसको 2024 के साथ कंपेयर किया जाए। स्टूडेंट सेंटिमेंट्स एंड पोल्स, अ पोल शोड 65% ऑफ नीट 2025 टेकर्स फेल्ट द पेपर was tougher than 2024 while only 9% found it easier। कौन से 9% स्टूडेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मुझे तो ये 65%, लेकिन आई हैव टेकन इट फ्रॉम अ सोर्स, तो मुझे तो ये 65% भी कम लगता है। बहुत सारे बच्चों ने ये उनकी फीलिंग्स थी कि 2025 का जो नीट का पेपर था इट वाज मच डिफिकल्ट देन द नीट पेपर ऑफ 2024। Social media and expert commentary reinforced that it was the most difficult paper in the last 12 years। हालांकि ये बात थोड़ी एग्जैजरेटेड है, पेपर वॉज डिफिकल्ट, लेकिन स्टूडेंट्स अगर जिस साल से नीट की शुरुआत हुई 2017, फाइन, भले ये 12 इयर्स बोले, लेकिन 2017 से जो नई सिस्टम जो है, प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड AIPMT, तो अगर 2017 से बात करें तो पहले के पेपर चैलेंजिंग ही थे। पहले कट ऑफ जो था वो काफ़ी नीचे ही रहता था। ईयर बाय ईयर पेपर थोड़ा इजी होता गया और कट ऑफ जो है वो थोड़ा ऊपर जाता गया। टीचर्स भी ट्रेन होने लगे, क्योंकि पहले बोर्ड के बेसिस पे मेडिकल में एडमिशन मिलते थे, AIPMT ली जाती थी, लेकिन वो कंपलसरी नहीं थी। फाइन, possibly even tougher than JEE। This is the sentiment of the Times of India। और डेफिनेटली पेपर का जो लेवल था उसको JEE के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों JEE का पेपर है वो थोड़ा डाइल्यूटेड निकलता है, बट पेपर वाज ओवरऑल डिफिकल्ट। अगर इन चीज़ों को समराइज किया जाए तो 2024 में अगर ओवरऑल डिफिकल्टी को हम मॉडरेट बोलते हैं तो 2025 में द ओवरऑल डिफिकल्टी वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। Physics in 2024 was slightly tough, whereas it was very tough in 2025, as we recently just now discussed. Chemistry was easy to moderate in 2024 and it was moderate to difficult in 25। और अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी इट वाज इजी टू मॉडरेट इन 24 एंड इट वाज द इजीएस्ट ऑफ ऑल इन 25, बट इट वाज लिटिल बिट लेंदी। अगर कंक्लूड किया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि नीट 2025 वाज नोटेबली मोर चैलेंजिंग देन नीट 2024, पर्टिकुलरली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
and biology remained largely consistent in difficulty, still the most scoring section. इसके ऊपर मुझे कुछ चीज़ें बच्चों डिस्कस करनी है, लेकिन इससे पहले इस स्लाइड को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमने क्या किया है कि जो ऑल इंडिया रैंक है, इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया रैंक के ऊपर 24 में नीट के कितने मार्क्स बच्चों को मिले थे और 25 में कितने मार्क्स, और डिफरेंस कितना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो जस्ट अ मिनट, तो जिसका ऑल इंडिया रैंक 26 था, उसको 2024 में उसके मार्क्स थे 711। कंट्रोवर्शियल एग्जाम थी, फाइन, पर 2025 में वो मार्क्स घट के हो गए 665। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 46। सभी रैंक्स को कंपेयर नहीं करेंगे। अगर आप इस कॉलम को देखते हो, 9035 जिसका रैंक था, उसके 2024 में मार्क्स थे 676 और 25 में उसके मार्क्स थे 558, अ फॉल ऑफ 118। बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही लार्ज डिविएशन इसको आप बोल सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो देयर इज अ डिविएशन ऑफ ऑलमोस्ट 120 प्लस मार्क्स between the 2 years if we compare the results of the 2 years. तो स्टूडेंट्स, डिटेल में तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हो और देख सकते हो, लेकिन मुझे जो डिस्कस आपके साथ करना है, जस्ट अ मिनट, फाइन, वो ये करना है कि जब भी किसी मेडिकल एस्पायरेंट स्टूडेंट, उसके माइंडसेट के बारे में जब मैं उसको इवेल्युएट करता हूँ, तो मैंने देखा है कि जो मेडिकल एस्पायरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में ऐसा होता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आम तौर पे वो लोग फिजिक्स को इग्नोर करते हैं, फिजिक्स को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। प्रोबेबली इग्नोर करने के पीछे का रीज़न ये होता है कि उनको फिजिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। फॉर सम रीज़न दे फाइंड फिजिक्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, ऐसा कोई ईजी सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए, मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसको पढ़ाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि फिजिक्स को समझने के लिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद जब कोई स्टूडेंट जो है वो उसके मैथ्स के मार्क्स जब खराब आते हैं, और इन द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव सीन दैट बच्चों की जो मैथमेटिकल एबिलिटी है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो उसकी वजह से जब 10th स्टैंडर्ड में किसी स्टूडेंट को मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं, और वो स्टूडेंट जब 11th-12th में साइंस उसको ऑप्ट करना है, तो नेचुरली वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम या इंजीनियरिंग लाइन को नहीं सिलेक्ट कर सकता, क्योंकि उसका मैथ्स बहुत वीक है। तो वो मेडिकल लाइन या पैरामेडिकल स्ट्रीम ही वो ऑप्ट करेगा। और इस पुअर मैथमेटिकल एबिलिटी के साथ जब कोई स्टूडेंट मेडिकल एस्पायरेंट बनना चाहता है, तो वो बायोलॉजी तो मैनेज कर लेता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें मेहनत करके चीज़ों को मेमोराइज आप कर सकते हो। केमिस्ट्री में भी काफ़ी पार्ट ऐसा होता है जिसको मेमोराइज करने पर उस सब्जेक्ट को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता है। फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को समझना होता है, और इसीलिए मैं बच्चों को स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। अगर आप किसी लर्नड पर्सन को पूछोगे जिसने अपनी ज़िंदगी जो है वो एजुकेशन के पीछे जिसने लगा दी है, ऐसे किसी टीचर को आप पूछोगे कि भाई किसी भी बी ग्रुप का स्टूडेंट, बी ग्रुप मतलब कोई मेडिकल एस्पायरेंट स्टूडेंट है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो आपको बोलेंगे कि फिजिक्स उस स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिसका फिजिक्स अच्छा है उसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा ही होगा, लेकिन जिसका बायोलॉजी अच्छा है उसका फिजिक्स अच्छा होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप अगर टॉपर्स के रिजल्ट को भी आप एनालाइज करोगे तो आप ये देखोगे कि एक लेवल से ऊपर अगर आपको स्कोर करना हो तो आपका फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो यही चीज़ मैं सब बच्चों को रेकमेंड करता हूँ, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऑनलाइन कोर्स जो है उसको शुरू करने जा रहा हूँ, खास करके उन बच्चों के लिए जो फिजिक्स से डरे हुए हैं,
किसी रीजंस के बेसिस पे उनका फिजिक्स वीक है और वो फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ एंड इट इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एज वेल, और जिसमें हम एम्फसाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और ख़ास करके बच्चों की जो न्यूमेरल एबिलिटी होती है वो उस न्यूमेरल एबिलिटी को एनहेंस करने की कोशिश करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे उस कोर्स में कि किसी भी न्यूमेरिकल को किस तरह से सोचना चाहिए और उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। Thank you students, thank you for listening to me. I hope that this video is going to be informative for you. और इस वीडियो की वजह से अगर आपके अंदर स्लाइटेस्ट चेंज आता है फिजिक्स को पढ़ने की तरफ, तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू वेरी मच.